गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, यानी कि विद्युत चुंबकीय को। और विद्युत चुंबकीय के अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे थे और फर्स्ट जो यूनिट थी उसका नाम हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो हमने पिछली कक्षा में स्केलर और मैग्नेटिक जो वेक्टर फील्ड था उसको डिस्कस किया था कि वेक्टर फील्ड क्या है, स्केलर फील्ड क्या है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, यानी कि अदिश राशि की प्रवणता। मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको समझ में आ जाएगा। इधर अदिश राशि की प्रवणता। अदिश राशि की प्रवणता, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पिछली क्लास को थोड़ा सा दोहरा देता हूं। देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको क्या क्या बताया था, बहुत कुछ बताया था वैसे। पहला, क्षेत्र की अवधारणा कि क्षेत्र क्या होता है, हल्का सा रिपीट करूंगा, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे मैं। क्षेत्र क्या है? वह आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आकाश बोलते हैं। या उस आकाश को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्र बोलेंगे। वह आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो वह भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। या जो आकाश है वो भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाएगा। सिंपल जो क्षेत्र है वो हमारे पास दो प्रकार का है। पहला है हमारे पास अदिश क्षेत्र, एक बार इधर भी लिख देता हूं। जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जो क्षेत्र है वो दो प्रकार का है। पहला हमारे पास है अदिश क्षेत्र और दूसरा है सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र हमारे पास दो प्रकार के हैं, जिसमें हमने सदिश क्षेत्र अदिश क्षेत्र को पढ़ा कि अदिश क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक की वजह हम लेंगे अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो उसको हम बोलते हैं अदिश क्षेत्र, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं गुरुत्वीय विभव है, विद्युत विभव है और घनत्व है। इस तरह से आप काफी एग्जाम लिख सकते हो। अदिश क्षेत्र जो है उसको हम किसी के द्वारा प्रेजेंट कर रहे हैं? पृष्ठ के द्वारा क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट हमने पढ़ा सदिश क्षेत्र क्या है? वह आकाश जिसमें किसी सदिश राशि का मान यदि बहुत प्रेक्षण बिंदुओं के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, सदिश राशि का मान निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो सदिश क्षेत्र कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? सदिश क्षेत्र। उदाहरण के लिए हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है, ये सब क्या है? सदिश क्षेत्र के उदाहरण है। और सदिश क्षेत्र को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। लेकिन अदिश क्षेत्र की प्रवणता से पहले मैं आपको छोटा सा एक जो टॉपिक इसमें रह गया हल्का सा, उसको और समझा देता हूं। देखो, यहां पर हमने देखा कि सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हम उसको रेखा के द्वारा, एक हम इसको पृष्ठ के द्वारा। तो पहला हमने लिखा है कि अदिश क्षेत्र हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, अदिश क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा है सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अदिश क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पृष्ठ के द्वारा। ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? पृष्ठ के द्वारा, ठीक। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? रेखा द्वारा, लाइन के द्वारा। रेखा के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यदि अदिश राशि का मान एक समान है, तो इसको बोलेंगे सम अदिश पृष्ठ। सम अदिश पृष्ठ इसको हम बोलेंगे, ठीक है। और जब हमारे पास ये जो कोई लाइन है और इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर सदिश राशि का मान एक समान है, उसको बोलेंगे सम सदिश रेखा, या साथ में क्षेत्र भी बोल सकते हैं। सम सदिश क्षेत्र या सम सदिश रेखा हम बोलते हैं। इसकी बहुत सारी कंडीशन है जो हमने कक्षा 12 के अंदर पढ़ा। पहला, जो लाइन है उसके किसी भी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो उसकी किसको रिप्रेजेंट करता है? दिशा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर दिशा का कोई मतलब नहीं होता, पृष्ठ की कोई दिशा नहीं लेते।
लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जो पृष्ठ है उसकी जो दिशा है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत रहती है, लेकिन ये जो दिशा है ये हमारे पास अदिश क्षेत्र की दिशा नहीं होती, ये पृष्ठ की दिशा है, ठीक है ना। अदिश क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होती, दिशा जो होती है वो पृष्ठ की होगी, और पृष्ठ की दिशा भी तब होगी जब ये सदिश फॉर्म में होगा। जब ये किस में होगा, सदिश रूप में है तो इसकी दिशा है, अदिश फॉर्म में है तो इसकी कोई दिशा नहीं, और दिशा है तो वो पृष्ठ के लंबवत होगी, ठीक है। मैं आपको आगे इसमें एक टॉपिक आएगा फ्लक्स, तब आपको बताऊंगा कि पृष्ठ की दिशा क्यों ली जाती है और पृष्ठ की दिशा क्यों नहीं ली जाती, ठीक। अगला हमने ये भी पढ़ा था कि जो दो लाइन है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये गलत कथन है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि पृष्ठ के इस कटान बिंदु पर, सॉरी रेखाओं के कटान बिंदु पर जो डायरेक्शन है या दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। पहली स्पर्शरेखा जो ऐसे खींच सकते हैं, ये डायरेक्शन बताएगी, और दूसरी स्पर्शरेखा इधर खींची जाती है, जो भी क्या करेगी, डायरेक्शन को बताएगी। और मैंने आपको अभी पिछली क्लास में डायरेक्शन या सदिश की परिभाषा बताई थी कि सदिश वह राशि जिसकी केवल एक दिशा हो, मैंने उसके ऊपर फोकस किया था, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। एक दिशा है तो सदिश है, यहाँ पर दो दिशा है तो वो सदिश नहीं, वो टेंसर है, ठीक है ना, वो क्या है, टेंसर है, तो ये गलत होगा, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटते। सिंपल जैसे हम पृष्ठ के लिए बात करें तो पृष्ठ में भी हमारे पास क्या होती है, ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ है, ये एक दूसरे को नहीं काटते। अब इसमें कोई दिशा का रोला नहीं है, ठीक है ना, इसमें हम ये नहीं कह सकते इसमें दो दिशाएं हैं, और इसका भी एक लॉजिक है। उसका लॉजिक क्या है, देखो जब हम सम अदिश पृष्ठ की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर मान लीजिए विभव का मान φ1 है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास विभव का मान क्या है, φ2। ये भी एक सम विभव पृष्ठ है, ये भी हमारे पास एक सम विभव पृष्ठ है। तो इस कटान बिंदु पर हमारे पास वैल्यू φ1 होगी या φ2 होगी, ये कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो भी रेखाएं हैं या क्षेत्र है या सदिश क्षेत्र है या अदिश क्षेत्र है, वो सारे सारे एकल मानी होने चाहिए। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की बुक में इस तरह से लिखा नहीं मिलेगा कि एकल मानी, और ये वास्तव में एकल मानी होता है, ठीक है ना। तो ये आप नोट करेंगे इसको कि अदिश क्षेत्र एकल मानी होता है, एकल मानी होता है। एकल मानी का मतलब होता है कि एक पृष्ठ के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दो वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी, एकल मानी होगा। और सेम हमारे पास यह है कि सदिश क्षेत्र भी एकल मानी होता है, सदिश क्षेत्र एकल मानी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बिंदु पर एक समय पर एक दिशा में एक ही परिणाम होगा, हर दिशा से संबंधित एक ही रिजल्ट है, पर रिजल्ट क्रॉसपोंडिंग हमारे पास एक वेक्टर होगी और उसकी डायरेक्शन होगी, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अदिश क्षेत्र एकलमानी होगा, सदिश क्षेत्र भी क्या होगा, एकलमानी होगा। इससे भी आप इसको सीख सकते हैं। देखो ये हमारे पास कोई रेखा है, इससे मान लीजिए प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र ले लीजिए, विद्युत क्षेत्र का मान E1 है, और एक दूसरी लाइन आ गई जिस पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हम कितना ले लेते हैं, E2 ले लेते हैं, क्योंकि ये एकलमानी है तो एक ही मान रख सकती है। लेकिन यहाँ पर कटान बिंदु पर आप देखोगे दो मान होंगे, एक ही बिंदु पर दो मान हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एकलमानी होता है। सेम यहाँ पर इस एरिया के अंदर हमारे पास दो मान हो रहे हैं, लेकिन होता कैसा, एकलमानी, तो भी ये पॉसिबल नहीं। इसलिए हमारे पास एक तो जो अदिश पृष्ठ है वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और रेखाएं हैं वो भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इससे पहले आप ये वाला रीजन जानते थे कि लाइन क्यों नहीं काटती, क्योंकि यहाँ पर दो डायरेक्शन होती है। लाइन इसलिए भी नहीं काटती क्योंकि इस बिंदु पर दो रिजल्ट भी होते हैं, जैसे इसमें दिशा होती है उसी प्रकार यहाँ पर दो रिजल्ट भी होते हैं, इसलिए वो नहीं काटती, ठीक। इसके अलावा बहुत से रीजन है कि जब रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो सघन क्षेत्र होता है, रेखाओं की संख्या विरल होती है तो उसको हम विरल क्षेत्र बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र के बीच में अंतर क्या है, तो आप सिंपल इसमें ये अंतर लिख सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर इसको पृष्ठ के द्वारा, इसको रेखा के द्वारा, ये समअदिश पृष्ठ होता है, समरेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटती, ये एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसकी कोई दिशा है। कब दिशा है, जो रेखा है उसके ऊपर यदि स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचते हैं तो वो उसको दिशा को रिप्रेजेंट करेगा,
नेक्स्ट जो टॉपिक उस पर आएंगे, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड हमारे पास अगला टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर देखिए किसी अदिश है, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की अधिकतम परिवर्तन की दर, अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। इसमें कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि अदिश क्षेत्र की जो परिवर्तन की दर है या अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की परिवर्तन की जो दर है वो क्या मिलेगा, प्रवणता। लेकिन वो डेफिनेशन गलत है। जब तक इसमें अधिकतम शब्द नहीं जोड़ा जाता, मैक्सिमम शब्द नहीं जोड़ा जाता, तब तक ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। जो डेफिनेशन है वो इसी के ऊपर बेस है। आपको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन होना चाहिए, ये जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास डेफिनेशन है। हमें यहाँ पर चाहिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जिसके द्वारा हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता को कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम लिखा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम दो पृष्ठ लेते हैं। मैं पहले पूरे डायग्राम को समझा देता हूँ। जो आप एग्जाम में थ्योरी लिखते हो, ठीक है ना, उस थ्योरी के अंदर केवल ये लिखना होता है कि हमने दो पृष्ठ लिए, इस पे ये बिंदु लिया, इस पे ये रचना की, उसको आपको लिखना होता है। तो मैं इस चीज़ को केवल समझा रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है ना, आपको खुद लिखना है, सुनते रहेगा। सबसे पहले हम एक निर्देशांक लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एक निर्देशांक ले रहे हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। इस निर्देशांक के अंदर एक पृष्ठ लिया हमने S1 पृष्ठ और दूसरा लिया हमने S2 पृष्ठ। दूसरा कौन सा लिया है, S2 पृष्ठ लिया। ठीक है, पहला जो पृष्ठ है उसके ऊपर विभव का जो मान है वो ले रहे हैं फाई, और ये एक समान विभव क्षेत्र है या एक समान अदिश क्षेत्र है, यानी कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास फाई का मान फाई ही रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा। ठीक, दूसरा हम एक पृष्ठ और ले रहे हैं S2 जो उसके पास ही है, एक दूसरा पृष्ठ जिस पर विभव का मान थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लिखा, हम इसको फाई 2 भी लिख सकते हैं या फाई डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसमें परिवर्तन करके लिखा है। ये फाई है तो ये फाई प्लस डेल्टा फाई हमने लिख दिया, यानी कि दोनों पृष्ठों के बीच में थोड़ा सा अंतर है, किसका, डेल फाई का अंतर रहेगा हमारे पास। ठीक, इसके अलावा हमने यहां पर एक बिंदु P लिया है जो कि पृष्ठ S1 पर है, और बिंदु P से O की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले रहे हैं, R है। इसी प्रकार एक बिंदु Q ले रहे हैं जो कि पृष्ठ S2 पर स्थित है, जहां पर फाई का मान, सॉरी विभव का मान हमारे पास फाई प्लस डेल्टा फाई होगा, यहां पर विभव का मान कितना रहेगा, फाई रहेगा। अब जो बिंदु Q है उसकी बिंदु O से जो दूरी है वो R प्लस का डेल्टा R लिया हमने। मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। देखो, तो यहां से O से लेकर के Q तक की जो वैल्यू है, डिस्टेंस है जो है R प्लस का डेल्टा R। यहां पर हमने एक रचना की है, बिंदु P से हम सीधा लंब डाल रहे हैं। ठीक है ना, ये एकांक लंब की जो वैल्यू है वो n कैप ले रहे हैं और इसको हमने मिला दिया, इस तरह से मिला दिया, और ये हमारे पास क्या है, लंबवत है, ये लंबवत है। ठीक है, और यहां पर हमने एक कोण लिया है जिसको हमने थीटा से लिखा है, थीटा से, ये थीटा कोण। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि किसी अदिश क्षेत्र में, ये सारे के सारे अदिश क्षेत्र हैं, ये भी अदिश क्षेत्र है, ये भी अदिश क्षेत्र, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की, अदिश फलन कौन सा, फाई, अदिश फलन की अधिकतम परिवर्तन की दर। तो अधिकतम कैसे निकालना है, यहां पर हमारे पास पृष्ठ S1 पर जो फाई का मान है वो केवल फाई है, पृष्ठ S2 पर फाई का मान बदल करके फाई प्लस डेल्टा फाई हो गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब यहां से और यहां पर जा रहे हैं तो फाई का मान बदल रहा है, फाई का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किधर बदलेगा वो हमें निकालना है। तो हमारे पास देखो दो पाथ हैं, पाथ नंबर एक ये कि P से Q पर जा रहे हैं तो फाई से वैल्यू फाई प्लस डेल्टा फाई हो रही है, और P से यदि R पे जाते हैं तो भी हमारे पास फाई से फाई प्लस डेल्टा फाई वैल्यू हो रही है। तो दोनों स्थिति में वैल्यू तो बदल रही है और चेंज भी हो रहा है, दूरी के साथ वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि जब बिंदु P से Q पर आते हैं तब अधिकतम होता है या बिंदु P से R पर आते हैं तब अधिकतम परिवर्तन होता है।
तो जो अधिकतम परिवर्तन होगा वो ही अदिश फलन की क्या रहेगी, प्रवणता रहेगी। ये आप नोट करेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं बिंदु P से Q के मध्य जो विस्थापन है वो हमने डेल्टा आर लिखा है, इसको आप ऐसे डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। बिंदु P से Q की दिशा में अदिश फलन में जो परिवर्तन होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन में डेल आर। बिंदु P से Q तक आप देख सकते हैं बिंदु P से Q तक आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस डेल्टा आर है, ये हमारे पास डेल्टा एन है, ये हमारे पास थीटा है, ठीक। तो यहां पर आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की, डेल्टा एन की, सबके रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अब बिंदु P से दूसरे पृष्ठ S1 से तथा S2 पर एकांक लंब PR हमने डाला था, और पृष्ठ S1 और S2 के मध्य न्यूनतम जो दूरी है वो PR अभिलंब दिशा में होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमेशा लंब ही होती है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये हमारे पास अधिकतम डिस्टेंस। परिवर्तन ये नहीं कर सकते कि परिवर्तन अधिकतम किस में होगा और न्यूनतम किस में होगा, ठीक है। अगला है PR दिशा में अदिश फलन में परिवर्तन की जो दर होगी वो हमारे पास रहेगी डेल फाई अपॉन में डेल आर। ये हमारे पास अधिकतम परिवर्तन की क्या रहेगी, सॉरी केवल परिवर्तन की दर पूछिए, अधिकतम होगी या नहीं होगी हम बाद की बात करते हैं, जांच अलग होगी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए P से Q दिशा में फाई में परिवर्तन की दर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन हम ले रहे हैं, ठीक है। और डेल्टा ये हमारे पास था कुछ इस तरह से कि डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा आर, और जब आर की वैल्यू लिखोगे डेल्टा आर या डी आर की वैल्यू लिखोगे तो रहेगा डी एन और आपके पास कोस थीटा। या आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये रहा, इसमें आप ऐसे लगा सकते हो लाल बटा कक्का, ठीक है। आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, यानी कि लंब और कर्ण में, ये 90 डिग्री है तो कर्ण होगा, ठीक है ना। तो कर्ण ये रहा, ये रिलेशन रहा, या सॉरी आधार कर्ण चाहिए आपको, आधार कर्ण चाहिए तो ये रिलेशन रहा। तो यह होता है साइन कोस, तो कोस थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आधार बटे में कर्ण, और कोस थीटा की जो वैल्यू रहेगी, आधार कितना है डेल्टा एन है और कर्ण कितना है डेल्टा आर है, तो डेल्टा एन आप लिख सकते हैं डेल्टा आर और कोस थीटा, यहां पर हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए P से Q में जा रहे हैं तो ये आता है, यहां पर अपन डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर देखिए ये हमारे पास था P से Q में जा रहे हैं, तो ये हमारे पास था डेल फाई अपॉन में डेल आर, और डेल आर की जो वैल्यू है ये डेल एन है और ये आर हो जाएगा। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, डेल आर की जो वैल्यू है डेल एन और कोस थीटा, यहां से ये वैल्यू आप यहां रखोगे तो कोस थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर आपके पास चला जाएगा। तो कोस थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो अपने पास कितना होता है 1 होता है। वैसे हमारे पास वैल्यू कितनी हो 0 से लेकर के कहां तक होती है 1 तक होती है, ये वैल्यू होती है, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम क्यों चाहिए, क्योंकि हमें परिवर्तन अधिकतम चाहिए, परिवर्तन अधिकतम होगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। अब देखिए पी क्यू दिशा में फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या रखेंगे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर मैक्सिमम करते हैं इसमें, तो मैं इसको एक बार इधर और लिख देता हूं। देखो तो P से Q फाई के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं तो रहेगा डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा आर की जो वैल्यू है ये आपको मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए आपके पास रहेगा डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा एन और कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पर हम किसको मैक्सिमम कर सकते हैं, यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम कर सकते हैं, और कोस थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा एन आपके पास बच जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक। और इसको आप डेल को डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल टू आप लिख सकते हो, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये रहेगी डेल फाई अपॉन में डेल्टा एन, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, याद है, ठीक। अर्थात अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर समपृष्ठ के लंबवत दिशा में क्या रहेगी अधिकतम रहेगी। किसी अदिश क्षेत्र की फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। अदिश क्षेत्र क्या बोलते हैं प्रवणता बोलते हैं। एक अदिश क्षेत्र की सॉरी यह एक अदिश राशि जो हमारे पास ये सदिश है, गलत आता है यहाँ पर सदिश आएगा, जो प्रवणता निकाले अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना, और इसकी दिशा
हमेशा सम पृष्ठ के कैसी रहेगी, लंबवत। जो पृष्ठ की दिशा रहेगी वही इसकी दिशा रहती है। और यदि सम पृष्ठ की दिशा के अभिलंब जो दिशा है उसमें एकांक सदिश एन कैप ले लें तो हम ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं प्रवणता फाई का मान, ग्रेडियंट फाई डेल फाई अपॉन डेल एन एन कैप और डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो अब एक बार डायग्राम से देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर निकाला है कि यहाँ पर जब हम पृष्ठ P से R पर P से Q पर जा रहे हैं तो जो अभिलंब है यानी कि लंबवत जो दिशा है यहाँ पर यानी कि बिंदु P से बिंदु R पर जाएंगे तो ही अधिकतम परिवर्तन होगा। P से Q पर जाने पर परिवर्तन अधिकतम नहीं होगा, ठीक है ना, परिवर्तन अधिकतम नहीं होगा। वैसे आप देख सकते हैं सिंपल कि हमारे पास डेल फाई है, डेल फाई अपॉन में डेल एन भी है और डेल फाई अपॉन में डेल आर भी है। तो यहाँ पर जो दूरी सबसे ज्यादा है, दूरी सबसे ज्यादा कौन सी है, कर्ण। ऑब्वियसली बात, त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण होता है। तो ये वैल्यू बड़ी है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी, ये। इसका मतलब जब हम लंबवत जाएंगे तो ही वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी और वही अधिकतम परिवर्तन की दर है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन थी अदिश क्षेत्र की प्रवणता। और कल हम इसको में पढ़ेंगे कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता की जो वैल्यू है कार्तीय निर्देश तंत्र में कितनी होगी। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।